को है। साइंस मानता यह है कि मास वह प्रॉपर्टीज है जो अपनी स्थिति का विरोध करती है। कोई स्पीड से चल रहा हो, उसको रोकें और उसमें मास है तो रुकना नहीं चाहेगा, वो बढ़ना चाहेगा। और एक जो स्थिति में जो शून्य स्थिर है, उसको गति देना चाहे तो वो विरोध करेगा, वो आगे बढ़ना नहीं चाहेगा, बल लगाना पड़ेगा। ये क्यों लगाना पड़ता है बल? बल इसलिए लगाना पड़ता है कि उस पदार्थ की जो प्रॉपर्टी मास है वो विरोध करती है। उस विरोध के कारण हमें बल लगाना पड़ता है। इट मीन्स फोटोन में मास होता है। हमने डॉक्टर आभास मित्रा जी से यह भी पूछा, अच्छा ये बताइए क्या दो फोटोनों के बीच में ग्रेविटेशन काम करेगा? फोटोन मीडिएटर पार्टिकल है, वो दो पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पैदा करता है। फिर हमारा कहना यह है कि दो फोटोन हैं, उसके बीच में क्या ग्रेविटेशन होगा? क्योंकि ग्रेविटेशन के लिए एक दूसरा और पार्टिकल जो ग्रेविटान माना जाता है उसकी कल्पना की जा रही है। जब ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा तो दो फोटोन के बीच ग्रेविटानों का विनिमय होगा। आज तक ग्रेविटान को देखा नहीं गया कभी, ये कल्पना है। तो बिग बैंग थ्योरी जो ये मानती है कि सबसे पहले जीरो में समाया था और उस समय उसके टेम्परेचर को कोई नहीं जानता। जीरो पर क्या था यह साइंस मौन है, क्योंकि साइंस का सिद्धांत है कि प्लांक लेंथ से कम अगर कोई लेंथ है उसके बाद साइंस की सारी थ्योरी, क्वांटम थ्योरी वह समाप्त हो जाती है, वो काम नहीं करती। प्लांक लेंथ है ये 10⁻⁻35 मीटर, और इसमें शायद इतना होना चाहिए, ये है। तो इस लेंथ से कम जिसकी लेंथ होती है उसके बारे में साइंस नहीं जानता और नहीं जान सकता वर्तमान में। तो उनका कहना है कि जीरो के समय क्या था हम नहीं जानते, लेकिन उस जीरो टाइम के बाद जैसे बिग बैंग हुआ तो पहला वो मानते हैं इतने सेकंड पश्चात क्या था। इस इतने सेकंड पश्चात ये इतना छोटा टाइम है कि जिससे कम टाइम की कल्पना करना भी कठिन है। यह तो लिखने को तो बहुत सारा लिख सकते हैं, बहुत छोटी राशि लिख सकते हैं, लेकिन उसको व्यवहार में उसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। तो इस टाइम से कम टाइम की साइंटिस्टों ने कल्पना नहीं की, और ये टाइम है, इसको कहते हैं प्लांक टाइम। प्लांक टाइम क्या है? प्लांक टाइम c प्रकाश वेग से कोई वस्तु, कोई पार्टिकल अगर गति करता है तो प्लांक टाइम में इतनी लेंथ तय करता है। जब साइंटिस्ट हमसे पूछते हैं कि आपने पुस्तक में जीरो कैसे लिखा, वॉल्यूम, एनर्जी तो इनफाइनाइट मिलेगी आपको। स्टीवन विनवर्ग उन्होंने इनफाइनाइट माना है। जो साइंटिस्ट मैं बता रहा हूं जिनको भी नोबेल मिला है उन्होंने एक्सट्रीम माना है, इनफाइनाइट शब्द का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन जीरो वॉल्यूम का प्रयोग किसी ने नहीं किया, तो हमने जीरो वॉल्यूम कैसे बताया ये हम उनको समझाते हैं कि आप क्या मानते हैं कि इतने से इस टाइम में ये दूरी तय की, और ये दूरी द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एक न्यूयॉर्क से प्रकाशित पुस्तक है, उसका लेखक तो मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने ये दूरी इतनी नहीं मानी है। उन्होंने मानी है न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है, इतने सेकंड बाद विस्फोट होने के बाद न्यूक्लियस के आकार का एक ब्रह्मांड हुआ। यह ब्रह्मांड न्यूक्लियस के आकार में बदला। जब यह पुस्तक पढ़ी तो हमने उसी समय आपत्ति की डॉक्टर मित्रा जी को, और पत्र लिखा, वहां भी डिस्कशन हुआ। मैंने कहा डॉक्टर मित्रा जी से कि ये बताइए आप कि यहां से जो विस्फोट हुआ है ये किस वेग से हुआ है? ये वेग क्या था? ये v2 वेग क्या है?
तो उन्होंने कहा कि लाइट वेग से ज्यादा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले जो एनर्जी पार्टिकल्स थे ऐसा मानते हैं बिग बैंग, तो वो लाइट वेग से बाहर निकला। फिर मैंने उनसे अगला प्रश्न किया कि लाइट वेग से अगर आगे निकलता है तो लाइट वेग है ये, तो इस वेग से जब बाहर निकलेगा और इतने सेकंड चलेगा तो वो इतनी दूरी तय करेगा, न कि ये दूरी तय नहीं कर सकता। फिर ये वर्ड ऑफ फिजिक्स के लेखक इन्होंने न्यूक्लियस के आकार कैसे बताया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये पुस्तक में गलती है, कैलकुलेशन गलत है। तो कैलकुलेशन ये ठीक है और ये कैलकुलेशन प्लांक लेंथ बदलाता है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो वैज्ञानिक इतने सेकंड बाद इतनी दूरी मान रहा है, इतना रेडियस उसका मान रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि पहले उसका रेडियस 0 था। अगर पहले कुछ रेडियस होता तो इसमें उसको जोड़ना पड़ता है, समझ में आया ना। अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और यहां से हम नाप रहे हैं कि ये 8 मीटर दूरी आ गया और 1 घंटे चला है और 8 किलोमीटर पर घंटे वो चलेगा, तो आप इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे 0। फिर ये यहीं खड़ा था, ये पॉइंट यहां था, 0 था, 0 से स्टार्ट हुआ है, यहां तक पहले नहीं आया था। तो इतने सेकंड में इतनी अगर रेडियस बनता है तो स्वयं वैज्ञानिकों की मान्यता यह सिद्ध हो जाती है कि वॉल्यूम 0 ही मानते हैं, कुछ उसका और साइज नहीं मानते। तो पहली आपत्ति हमारी एक तो यह कि 0 में अनंत रह नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए वॉल्यूम चाहिए, स्पेस चाहिए। अच्छा ये बताइए, वैज्ञानिक ये भी कहते हैं उस समय टेम्परेचर इनफाइनाइट था और जो इतने सेकंड बाद उसका टेम्परेचर हुआ 32 डिग्री केल्विन, 10 की घात 32। 0 टाइम में उसका टेम्परेचर इनफाइनाइट। अच्छा, टेम्परेचर इनफाइनाइट का अर्थ क्या है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं बहुत तीव्र गति से हिल रहे, कंपन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा बताइए कि कंपन करने के लिए, वाइब्रेशन के लिए क्या स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए? वाइब्रेशन के लिए भी तो स्पेस चाहिए, गति किसी भी स्पीड के लिए स्पेस चाहिए। पहले स्पेस था ही नहीं तो उसमें कंपन कैसे था, और कंपन कैसे था तो हीट कैसे था? अगर उसमें फोटॉन थे, और साइंस इस बात को कहता है कि जो पार्टिकल स्थिर नहीं रहे, अगर पार्टिकल को स्थिर कर दिया जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उस रूप में स्थायी नहीं रह सकता कोई भी पार्टिकल, न केवल फोटोन बल्कि कोई भी संसार में कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं जो स्थायी है। तब स्पेस नहीं था तो उसमें गति कैसे हो रही थी? अच्छा बताएं कि कोई पार्टिकल फोटोन है, उसके लिए स्पेस नहीं, गति नहीं करेगा, गति नहीं करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0। और फ्रीक्वेंसी 0 इट मींस एनर्जी 0। फिर कैसे कहेंगे कि इनफाइनाइट एनर्जी थी? अगर स्पेस नहीं था तो एनर्जी भी नहीं थी, स्पेस नहीं था तो मास भी नहीं था, इट मींस सब कुछ 0 था, और सब कुछ 0 था तो बिग बैंग कैसे हुआ? बिग बैंग हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, बाइंड करने के लिए सारा मैटर कहां से इकट्ठा हुआ? और दूसरी बात, यहां से जब ये सारे इस प्रकार से मैटर बिखरने लगा, फिर आगे क्या हुआ? आगे जैसे कोई गैलेक्सी बनी तो मैटर सी प्रकाश वेग से आगे चलेगा, ये भी सी प्रकाश से वेग से आगे चलेगा। ये मैटर कैसे मिलकर के फिर गैलेक्सी बनी? जो आगे की रचना है वो कैसे हुई? इस बात का उत्तर भी बिग बैंग थ्योरी नहीं दे पा रही है। तो आगे की चर्चा हम उधर से करते हैं। बिग बैंग थ्योरी में सबसे बड़ी भूल यह रही कि हमने 0 में अनंत को माना। हमने गैलेक्सियों को दूर भागते हुए तो देखा, लेकिन फिर अनुमान ही लगाया कि वो कहीं एक जगह थे। एक जगह तो थे, या मान भी सकते हैं, लेकिन